नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मैरिटल रेप अपराध है या नहीं, इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की खंडित राय सामने आई है। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इस मामले में एक से फैसला सुनाया। जस्टिस राजीव शखधर और जस्टिस सी हरिशंकर की इस मामले में अलग अलग राय थी। हाईकोर्ट की बेंच ने मैरिटल रेप को अपराध ठहराए जाने के मामले में दायर याचिका पर लंबे वक्त सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। इस बारे में साल 2015 में याचिका दायर की गई थी। याचिका में बलात्कार के कानूनों में मौजूद उस अपवाद को चुनौती दी गई थी जो पुरुषों को अपनी पत्नियों के साथ उनकी बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाने पर सुरक्षा देता है। ये अपवाद भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में खंड 2 है और ये किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी से जबरन शारीरिक संबंध बनाने को बलात्कार के रूप में परिभाषित नहीं करता है। हालांकि पत्नी की उम्र 15 वर्ष या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। जस्टिस शखधर ने कहा, यह अपवाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है, जो समानता के अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी और जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी की अभिव्यक्ति और संरक्षण से संबंधित है। लेकिन जस्टिस हरिशंकर ने कहा कि वो इस मामले में साथी जज की राय से सहमत नहीं। अदालत ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील करने की अनुमति दी और कहा कि इस बारे में अब तक 2 हाई कोर्ट अपनी राय दे चुके हैं। बता दें, कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में इस बारे में टिप्पणी की थी। हाई कोर्ट ने एक पति द्वारा अपनी पत्नी को सेक्स स्लेव बनने के लिए मजबूर करने के मामले में कहा था कि शादी किसी को भी क्रूर जानवर बनने का लाइसेंस नहीं देती है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिए एक अहम फैसले में राजद्रोह के सभी लंबित मामलों की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के द्वारा इस मामले में पुनर्विचार करने तक ये रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून यानी कि 124A के मामले में हुई सुनवाइयों के दौरान केंद्र सरकार से पूछा था कि राजद्रोह के लंबित पड़े मामलों में क्या होगा। केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए शीर्ष अदालत से और वक्त मांगा था। CJ NV रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने कहा कि राजद्रोह कानून के अंतर्गत सभी लंबित मामलों, अपीलों और कार्रवाई को स्थगित रखा जाए। अदालत ने कहा कि हम केंद्र और राज्य सरकारों से इस बात की उम्मीद करते हैं कि वे 124A के अंतर्गत किसी नई FIR को दर्ज करने, जांच को जारी रखने या किसी तरह की कार्रवाई तब तक नहीं करेंगे जब तक इस पर विचार चल रहा है। अदालत ने यह भी कहा कि जिन लोगों पर 124A के तहत पहले से मुकदमा दर्ज है और वो जेल में हैं, वो लोग भी जमानत के लिए संबंधित अदालतों के पास जा सकते हैं। अदालत ने कहा कि अगर राजद्रोह कानून के अंतर्गत कोई नया मुकदमा दर्ज होता है तो संबंधित पक्षों को ये आज़ादी है कि वो राहत के लिए अदालतों के पास जाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजद्रोह को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं। सच सुनना राजधर्म है, सच कुचलना राजहट है, डरो मत। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसको ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सत्ता के सिंहासन पर बैठे आवाज़ कुचलने वाले निरंकुश शासक जान लें कि स्वयंभू राजा और बेलगाम सरकारों की जन विरोधी नीतियों की आलोचना का गला नहीं घोट सकते। सत्ता को आईना दिखाना राष्ट्रधर्म है, देशद्रोह नहीं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस समय देश में जो हालात बने हुए हैं उसे रोका नहीं गया तो भारत की हालत श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोई अखबार वाला कुछ लिखता है तो उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया जाता है, कोई छात्र कोई बात कहता है तो उस पर राजद्रोह लगाया जाता है। एक्टिविस्ट के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है, राजनेताओं की तो बात ही नहीं। उन्होंने श्रीलंका का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ भी हाइपर राष्ट्रवाद का नारा चल रहा था, बौद्ध, ईसाई और मुसलमानों को आपस में लड़ाया जा रहा था और आज आपने देखा कि उसका क्या हाल है। मोहाली में खुफिया विभाग के दफ्तर में हुए धमाके के मामले में पुलिस को दफ्तर के नज़दीक ही एक रॉकेट लॉन्चर मिला है। ये रॉकेट लॉन्चर खुफिया विभाग के दफ्तर से 1 किलोमीटर की दूरी पर मिला है। पुलिस ने इस मामले में निशान सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। निशान सिंह पंजाब के फरीदकोट जिले का रहने वाला है। पुलिस ने निशान सिंह के अलावा भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। सवाल ये है कि रूस में बना ये रॉकेट लॉन्चर पंजाब कैसे पहुंच गया? कैसे अफगानिस्तान या पाकिस्तान के रास्ते पंजाब में लाया गया? और अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से ये बड़ी चिंता की बात है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जमानत ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस से इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि जैसे ही आजम खान की जमानत होने वाली थी उनके खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा। मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को वक्फ बोर्ड के मामले में आजम खान को जमानत दे दी थी, लेकिन एक नया केस दर्ज होने की वजह से सपा के वरिष्ठ नेता बाहर नहीं आ सके। इस नए केस में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए एक स्कूल की मान्यता हासिल की है।
इस संबंध में हाल ही में रामपुर पुलिस ने FIR दर्ज की है। ये आजम खान के खिलाफ दर्ज 88वां मामला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केवी थॉमस ने पार्टी में रहते हुए पार्टी लाइन से हटकर काम करना जारी रखा है। पार्टी द्वारा मना करने के बाद भी CPIM के कार्यक्रम में शामिल होने वाले केवी थॉमस ने अब कहा है कि वे विधानसभा उपचुनाव में CPIM की अगुवाई वाले LDF के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। त्रिक्काकारा विधानसभा के लिए उपचुनाव 31 मई को होगा। केवी थॉमस ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अगुवाई वाले LDF के चुनाव सम्मेलन में हिस्सा लूंगा। मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें निकालती है तो उन्हें करने दीजिए। 22 साल के युवक की हत्या के बाद भीलवाड़ा में एक बार फिर तनाव का माहौल है। हालात को देखते हुए इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले में बुधवार को बंद बुलाया है। खबरों के मुताबिक एक समुदाय के युवक की दूसरे समुदाय के लोगों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी है। हत्या की वारदात कोतवाली पुलिस थाने के इलाके में मंगलवार रात को हुई है। वारदात के बाद उसे जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालात को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि स्थिति काबू में है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने के लिए कहा है। कुछ दिन पहले ही भीलवाड़ा में एक समुदाय के 2 युवकों की पिटाई के बाद जबरदस्त सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। बाल पोषण यानी कि चाइल्ड न्यूट्रिशन में एक प्रमुख पक्ष उजागर करते हुए हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS-5 में पाया गया है कि 6 से 23 महीने की शुरुआती आयु के बीच के 89% बच्चों को न्यूनतम स्वीकार्य आहार यानी कि मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट नहीं मिलती है। ये इससे पहले किए गए NFHS-4 में दर्ज 90.4% से मामूली बेहतर है। NFHS रिपोर्ट में 2 साल की उम्र तक स्तनपान कराने वाले और स्तनपान न कराने वाले बच्चों के लिए पर्याप्त आहार पर ध्यान दिया गया था। इसमें पाया गया कि 6 से 23 महीने के बीच के 88.9% बच्चे जो स्तनपान कर रहे हैं उन्हें 2019-20 में पर्याप्त आहार नहीं मिला और इस श्रेणी के 87.3% गैर स्तनपान कराने वाले बच्चों को 2019-21 में पर्याप्त पोषण नहीं मिला, जो 2015-16 में 85.7% था। अल जजीरा की मशहूर रिपोर्टर शिरीन अबू अक्लेह उर्फ शिरीन नासरी को बुधवार को इजरायली सैनिकों ने गोली मार दी। दरअसल वेस्ट बैंक के जेनिन शरणार्थी शिविर पर इजरायल ने छापेमारी की थी। शिरीन उसको कवर करने गई थी। इस दौरान उन्हें इजरायली फौज ने गोली मार दी। जेनिन इलाका फिलिस्तीन के कब्जे में आता है। अल जजीरा ने कहा कि 51 साल की शिरीन नासरी को, जो चैनल की अरबी समाचार सेवा में प्रमुख थी, इजरायली सैनिकों ने जानबूझकर गोली मार दी। ये हत्या है। पूरी दुनिया में लोग शिरीन की हत्या की निंदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इजरायल के खिलाफ गुस्से को जता रहे हैं। कतर के सहायक विदेश मंत्री लोलबाहा अल खातिर ने कहा कि शिरीन ने प्रेस वाली जैकेट पहनी हुई थी, उन्हें इजरायलियों ने चेहरे पर गोली मारी। ये राज्य प्रायोजित इजरायली आतंकवाद है। इजरायल को बिना शर्त किसी भी तरह की मदद बंद होना चाहिए। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेनेट ने इसका बचाव करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी प्रशासन के अध्यक्ष बिना किसी ठोस आधार के इजरायल पर आरोप लगाते रहे हैं। हमारे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस बात की पूरी संभावना है कि हथियारबंद फ़लस्तीनियों की अंधाधुंध गोलीबारी के चलते ही महिला पत्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।